आंगन की गीली मिट्टी में रात भर की बूंदाबांदी की हल्की हल्की महक थी, जैसे धरती ने अपनी थकान धोकर मेरी सांसों में एक धीमी ठंडक भर दी हो। रसोई में चूल्हे की आंच पर रखी केतली से मसाला चाय की भाप उठ रही थी। अदरक, इलायची, थोड़ी दालचीनी और मेरी पुरानी आदत के मुताबिक काली मिर्च की 2 कुचली हुई गोलियां, इन सब की खुशबू घर में ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने थके हुए कमरे में सुबह का मंदिर खोल दिया हो। मैं धीरे धीरे एक पीतल के पुराने कप में चाय उंडेल रहा था। कप के किनारे पर जमी हुई हल्की सी धुंध में मेरा चेहरा थका हुआ पर स्थिर दिखता था। आंखों के नीचे की छायाएं मेरी उम्र की गिनती थीं। कितने दशक, कितनी सर्दियां, कितनी फसलें, कितने घाटे, कितनी जिदें, कितनी चुप्पियां, सब उस धुंध में जैसे जमकर बैठ गई थीं। उस सुबह मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने मन की अलमारी से सबसे जरूरी कपड़ा खींचकर निकाल लिया हो। घर के भीतर पंखे की धीमी आवाज, बाहर पिंजरे में रखी मैना की चूं चूं, गली के मोड़ पर दूध वाले की घंटी और दूर किसी मंदिर से आती छोटी छोटी घंटियों का लयबद्ध निनाद, ये सब रोज जैसे सुनाई देते हैं वैसे ही थे, पर मेरे कान जैसे उस सब के बीच भी किसी एक भारी शब्द को ढो रहे थे। वह शब्द मेरे अपने ही घर के बीचों बीच, मेरे अपने ही खून की आवाज में उतर आया था। उन्होंने बिना किसी झिझक के मुझे बेकार बूढ़ा कह दिया था, और उस क्षण में मैंने अपने भीतर कुछ टूटते हुए सुना था। ऐसा टूटना जिसमें आवाज नहीं होती, पर जिसके बाद हर आवाज बेकार लगती है। मैं चाय लेकर आंगन की चौखट पर बैठ गया, उसी चौखट पर जहां कभी मेरे हाथों से ईंटें लगी थीं, जहां मैंने अपनी पत्नी की हंसी सुनी थी, जहां मेरे बच्चों के छोटे छोटे पैरों की धूल अभी भी दीवारों की दरारों में छुपी पड़ी थी। बरगद की छाया आधी दीवार पर, आधा मेरी धोती पर बिखरी हुई थी। हवा के चलने पर पत्ते ऐसे फुसफुसाते जैसे कोई बूढ़ा दोस्त दुआ दे रहा हो। मैंने कप दोनों हथेलियों में थाम रखा था। उंगलियों की नसें उभर आई थीं, जैसे किसी नक्शे की सूखी नदियां। गर्माहट हथेलियों से होते हुए सीने तक पहुंची, पर भीतर जो ठंडक फैल गई थी वह किसी हिमालयी रात की तरह अडिग थी। मैंने कोई शब्द नहीं कहा। मैं बहुत वर्षों से धीरे बोलना सीख चुका हूं। उस सीख की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, पर वही सीख उम्र का सहारा बनती है। मैंने बस सिर झुका लिया, जैसे मंदिर की देहरी पर झुकता हूं, जैसे खेत की पहली मेढ़ पर झुकता हूं, जैसे अपने भीतर की थकान से समझौता करते हुए झुकता हूं। लोग कहते हैं कि शब्द बांध बना देते हैं। मुझे लगता है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब चुप्पी ही सबसे बड़ा बांध होती है, और वही किसी बाढ़ को रोक लेती है। उस सुबह मैं अपनी ही चुप्पी के बांध के पीछे बैठा रहा और देखता रहा कि भीतर से आता हुआ उफान किस तरह दीवारें टटोलता है। मेरे जीवन के लंबे रास्ते पर एक एक कदम याद है। बरसात की खेत खेत भागती पगडंडियां, धूप में पकती सरसों का रंग, गोदाम में कटे हुए बोरों का भार, स्टेशन की भीड़ में सस्ती चाय का धुआं, और रात के अंधेरे में ट्रॉली की चरमराहट। इस शहर में मैंने अपना घर अपने हाथों से उठाया था। हर ईंट पर मेरी उंगलियों के निशान हैं, जो अब समय की धूल में खो गए हैं। मैंने वर्षों तक इस घर की छत को बारिश से बचाया, खिड़कियों में नई सलाखें लगाईं, पुराने पंखों के मोटर बदले, और जब भी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, भीतर से विश्वास की कुंडी खोली। घर मेरे लिए केवल दीवारें नहीं था, ये मेरी मेहनत का पुराना साथी था, मेरी नींद का रखवाला, मेरी यादों का अनाज घर। पर उम्र के साथ एक चीज बदलती है। लोग आपको सामान समझने लगते हैं, जैसे घर के किसी कोने में रखा हुआ कमजोर संदूक जो सिर्फ जगह घेरता है। वे भूल जाते हैं कि उसी संदूक में कई बार बरसात के दिनों में जरूरी दस्तावेज सूखे बचते हैं। वे भूल जाते हैं कि उसी संदूक के अंदर वह पुरानी तस्वीर पड़ी है, जिसे देखकर घर के बच्चे चुपचाप मुस्करा लेते हैं। मुझे देखकर अब अक्सर लोग व्यवस्था का हिसाब लगाते हैं। ये कितना खाता है, कितना कमाता है, कितना जगह लेता है, कितना काम आता है। मानो आदमी कोई टेबल हो, जिसका चारपाई में बदलना या बाहर उठाकर डाल देना सिर्फ एक निर्णय का मामला हो। मेरे बेटे की आवाज में मैं फुर्सत का अहंकार सुन सकता था, वही अहंकार जो आजकल चमकदार मोबाइल स्क्रीन में पलता है, तेज गाड़ियों के शीशों में झिलमिलाता है, और कॉरपोरेट ऑफिस के ठंडे कॉन्फ्रेंस रूम में नियम बनाता है। उसने अपने लिए एक दुनिया बना ली है जिसमें हिसाब किताब तेज है, पर स्मृतियां धीमी हैं। प्रगति तेज है, पर परंपरा बोझ है।
सुविधा तेज है, पर संबंधों का सांत्वना धीमा और उबाऊ है। उस दुनिया में मेरा स्थान कहाँ है? यह प्रश्न मैं अक्सर रसोई की बत्ती बुझाते समय खुद से पूछता हूँ। वहां मेरे लिए कोई सीट नहीं है, शायद कोई दीवार भी नहीं। मैं वहां एक परछाई भर हूं, जो रोशनी बदलते ही गायब हो जाती है। फिर भी मुझे विरोध का शोर करने की आदत नहीं। मैंने जीवन में जितने तूफान देखे हैं, उतनी बार मैंने पाया है कि ऊंची आवाज से पहले हवा की दिशा पढ़ना जरूरी है। जब लोग आपको बेकार कहते हैं, वे असल में अपने भीतर की अधीरता का बोझ हल्का कर रहे होते हैं। वे आपकी थकान में अपनी बेचैनी का चेहरा देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी धीमी चाल उनके सपनों की दौड़ में बाधा है। ऐसे समय में बहुत सी बातें मन में उठती हैं। पुरानी फसलें, पुराने हिसाब, पुराने रण, पुराने त्याग। पर उन्हें चौराहे पर लाकर लड़ाना बुद्धिमानी नहीं। बुद्धिमानी है उन्हें भीतर के किसी कोठार में रखना, ठीक वैसे ही जैसे किसान सबसे कीमती बीज अगली ऋतु के लिए बचा कर रखता है। उस सुबह मैंने अपने भीतर के बीजों को जांचा। सम्मान, धीरज, विवेक और सबसे बढ़कर आत्मगौरव। आत्मगौरव मेरे लिए कोई शोर नहीं है, वह एक शांत दीपक है जिसे आंधी में हाथों की ओट चाहिए। मैं जानता था कि अगर मैं उसी क्षण प्रतिक्रिया दूं तो मेरे हाथ कांपेंगे, शब्द उलझेंगे और बात उस मिट्टी की तरह टूट जाएगी जिसमें नमी ज्यादा हो। मैंने इसलिए अपने भीतर उस दीपक को और भी सावधानी से संभाल लिया। कुछ उत्तर बोले जाने के लिए नहीं होते, कुछ निर्णय सुनाने के लिए नहीं होते। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर पांव रख देने भर से आगे की दिशा साफ होती जाती है। मैं उठा, कप धोया और नीम के पत्तों की छाया में खड़े होकर थोड़ी देर सांस ली। सांस की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुराने हारमोनियम के फूंक को धीरे धीरे तपाया जा रहा हो। मेरे कंधों में दर्द था, पर दर्द से बड़ी एक पुरानी आदत है, कार्य पूर्ण करने की, और वही मुझे हर सुबह उठाती रही है। मैंने आंगन की जाली में फंसे पीले पत्ते निकाले, टूटी टोकरी को रस्सी से बांधा और पायदान को उलटकर उसकी पीठ पर जमी मिट्टी झाड़ी। ये छोटे छोटे काम किसी और के लिए बेकार हो सकते हैं, पर मेरे लिए यही वह क्रम है जिसमें दिन का सम्मान बसता है। मन में उस एक वाक्य का वजन फिर भी ठंगा रहा। बेकार, यह शब्द अपने साथ एक लंबा साया लाता है। वह आपको आपके अतीत की सबसे चमकीली दोपहरों में भी काला देता है। पर मैंने अपनी उम्र में यह भी सीखा है कि शब्दों के साए तब तक लंबे दिखते हैं जब तक आप सीधे नहीं खड़े होते। सीधे खड़े होने के लिए कभी कभी रीढ़ नहीं, स्मृति चाहिए। वह स्मृति जो बताती है कि आपने कितनी बार अकेले नदी पार की, कितनी बार बिना सहारे के छप्पर उठाया, कितनी बार बीमारी को बिना शोर के हराया, और कितनी बार भूख से जूझते घर में बच्चों की हथेलियों को रोटी की गर्मी दी। मैंने अपने कमरे की अलमारी खोली। ऊपर वाले खाने में पत्नी की साड़ी नीटली तह रखी है। उसके किनारे पर हल्की सी महक अब भी ठहरती है, जैसे सूती कपड़े में किसी सावन की रात गुम हो गई हो। नीचे पुराने रजिस्टर हैं, खाता बही जिसमें हर लेन देन का हिसाब मेरी लिखावट में बंद है। मैं उंगलियों को धीरे धीरे पन्नों पर घुमाता हूं। हर पन्ना मेरे जीवन का एक मौसम है, लाभ के अंक, हानि के दाग, कर्ज की निष्क्रिय सांसें और मेहनत का साफ, तसल्ली भरा अक्षर। मैंने एक कोने में रखी लोहे की छोटी पेटी निकाली। उसमें दस्तावेज हैं, घर के, जमीन के, बैंक के, बीमा के। कई बार कागजों की क्रिस्प खड़खड़ाहट आदमी को उसकी असली ताकत याद दिलाती है, बशर्ते वह ताकत दिखाने की नहीं, संभालने की चीज समझी जाए। मैंने पेटी को फिर बंद किया और कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सामने गली में एक बच्चा स्कूल की बस का इंतजार कर रहा था। बैग थोड़ा टेढ़ा, बालों में तेल की हल्की चमक और आंखों में वही चमक जो कभी मेरे बेटे की आंखों में भी होती थी। समय कितनी तेजी से बहता है। पीढ़ियां अपने भीतर नई पृथ्वियां लेकर आती हैं। पुराने नक्शे बेकार पड़ जाते हैं, और जो लोग नक्शे बनाते थे वे धीरे धीरे गलियारों की दीवारों पर टंगी तस्वीरों में बदल जाते हैं। पर एक बात नहीं बदलती, सम्मान की भूख। यह भूख अनाज से नहीं भरती, यह भूख उस तरह भरती है जैसे थके हुए माथे पर किसी का हाथ टिक जाए। उस सुबह मैंने तय किया कि मैं अपने माथे पर खुद अपना हाथ रखूंगा। किसी और के हाथ की प्रतीक्षा में मेरी उम्र नहीं बीत सकती। मन में एक स्पष्ट रेखा खींच गई, ठंडी पर दृढ़, शांत पर धारदार। मैंने समझ लिया कि जो शब्द मेरे हिस्से आए हैं
उनके साथ मुझे कोई युद्ध नहीं लड़ना। मुझे सिर्फ अपनी देहरी की धूल झाड़नी है और अपने भीतर के कमरे में थोड़ी सी रोशनी बढ़ानी है। लोग अक्सर समझते हैं कि प्रतिशोध एक गरजता हुआ वज्र है। मैं जानता हूं कि वह कई बार एक धीमी सीटी है जो सिर्फ उसी कान तक पहुंचती है जिसके लिए वह बुनी गई है। मैंने चाय का दूसरा कप बनाया, उतना ही मजबूत जितनी उस दिन की जरूरत थी। इस बार मैंने अदरक थोड़ा ज्यादा डाली, जैसे भीतर की सर्दी को यकीन दिलाना हो कि उसका समय बीत चुका है। रसोई की खिड़की पर जमा भाप पर मेरी उंगली से अनायास एक रेखा बन गई, सीधी, बिना टेढ़ी। मुझे लगा यही रेखा आज मेरे दिन की दिशा है। मैं किसी को कुछ कहे बिना, किसी से कोई बहस किए बिना अपने हिसाब की किताबें फेरूंगा, अपने दस्तावेजों की धूल साफ करूंगा और अपने भीतर की चुप्पी को एक संकल्प में बदल दूंगा। आंगन में धूप अब पीतल की तरह चमकने लगी थी। बरगद के पत्तों से छनकर गिरते छोटे छोटे दाग मेरी धोती पर पड़ रहे थे, जैसे समय मुझे याद दिला रहा हो कि हर रोशनी किसी वस्तु से होकर ही जमीन तक पहुंचती है। मैं भी किसी समय की वस्तु हूं, मेहनत की, त्याग की, धैर्य की। मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपने कदमों की आहट पहचाननी है। सुबह का मंदिर निनाद अब साफ सुनाई दे रहा था। भीतर की आवाज ने बाहर की आवाज से हाथ मिला लिया था और उसी क्षण बिना शोर किए मैंने तय किया कि आगे का हर कदम मैं अपने हिसाब से रखूंगा। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई बयान नहीं, कोई तकरार नहीं, सिर्फ एक धीमी, ठंडी और सुविचारित चाल। शब्द मुझे गिरा नहीं पाएंगे, वे सिर्फ मेरी चाल की दिशा बताएंगे। मैंने अपने कप को खाली किया, पीतल की चमक में अपना धुंधला सा चेहरा देखा और समझ लिया कि मुझे किस ओर चलना है। अगले दिन मेरा फैसला उतना ही सामान्य दिखेगा जितनी मेरी सुबह की चाय। लोग उसे देर से समझेंगे। जब समझेंगे तब तक मेरे कदम नई मिट्टी पर अपनी स्याही छोड़ चुके होंगे। मेरे जीवन की कहानी किसी शाही किताब में नहीं लिखी जाएगी, न ही किसी बड़े शहर के अखबार में। यह उन स्याह और भूरे पन्नों पर लिखी है जो किसी पुराने खाते की किताब में पड़ी रहती हैं, जहां अंकों के साथ साथ पसीने की बूंदें भी दर्ज होती हैं। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां गर्मी के दिन में जमीन इतनी तप जाती थी कि नंगे पांव चलने पर लगता जैसे कोई अंगारे पर चल रहा हो। सर्दियों में वही जमीन ठंडी लोहे की चादर जैसी हो जाती और हम बच्चे अंगीठी के पास बैठकर बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाते। मेरे पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घर और पशुओं का काम संभालती थीं। बचपन में ही मैंने यह समझ लिया था कि मेहनत केवल खेतों तक सीमित नहीं होती, यह तो जीवन की हर परत में लगी रहती है। कभी गलत बोलने से बचने में, कभी किसी को समय पर मदद पहुंचाने में, कभी किसी का बोझ बिना कहे उठा लेने में। गांव में हर कोई एक दूसरे के बारे में सब जानता था और सम्मान की कीमत सिर्फ उम्र या पैसे से नहीं बल्कि व्यवहार से तय होती थी। युवावस्था में मैं शहर की ओर गया। जयपुर, वहां की भीड़ भाड़, पिंक सिटी के बाजार, हवेलियों के बीच से आती महक और हाथी ऊंट के काफिले, सब मुझे शुरू में अजनबी लगे। पर मैंने जल्दी ही यह सीख लिया कि शहर में टिके रहने के लिए आपको अपना पांव मजबूत जमीन पर और आंखें चौकस आसमान पर रखनी पड़ती हैं। मैंने पहले एक छोटी सी किराने की दुकान में काम शुरू किया, फिर कुछ साल बाद अपने दम पर अनाज का कारोबार शुरू किया। अनाज के बोरे उठाना, ट्रकों से लदान उतराई करवाना, मंडी में बोली लगाना, ये सब मेरा रोज का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे मैंने इतना कमा लिया कि एक छोटा सा घर बना सका, जिसकी ईंटें मैंने खुद चुनी, दरवाजे मैंने खुद नापे और छत के लिए लकड़ी खुद मंडी से लाया। जब पहली बार अपने घर की चौखट पर खड़ा हुआ था, तब मेरी छाती में गर्व का जो उफान था वह किसी को बताने लायक नहीं था। यह घर सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, यह मेरी मेहनत की मुहर था, मेरा किला। विवाह के बाद जीवन में एक नई लय आई। मेरी पत्नी कमला शांत स्वभाव की थी, पर घर को सहेजने में उसका हाथ किसी कारीगर से कम नहीं था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज में उसका एक अलग स्वाद था, जैसे वह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि अपना मन परोस रही हो। हम दोनों ने मिलकर घर को सजाया और कुछ वर्षों में हमारे 2 बेटे हुए। बच्चों के आने से जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी। मैं चाहता था कि वे पढ़ लिख कर बड़े हों ताकि उन्हें वह संघर्ष न करना पड़े जो मैंने किया था। बड़े बेटे को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, वह किताबों में डूबा रहता। छोटा बेटा खेलों में अच्छा था,
पर पढ़ाई में औसत। मैंने कभी उनमें भेदभाव नहीं किया। मेरा मानना था कि हर बच्चे की अपनी ताकत होती है और माँ बाप का काम है उसे पहचान कर सही दिशा देना। पर समय के साथ मुझे महसूस हुआ कि दुनिया बदल रही है। जहां पहले बड़ों की बात अंतिम होती थी, अब बच्चे सवाल करने लगे थे। यह बदलाव स्वाभाविक था, पर कई बार उसमें तंज और अनादर घुला होता था। कमला को गए हुए अब 8 साल हो चुके हैं। उसकी अनुपस्थिति ने घर में एक खालीपन छोड़ दिया है, जिसे कोई भर नहीं सकता। जब वह थी, तब बेटों के बीच की छोटी मोटी तकरार भी जल्दी सुलझ जाती थी। अब उसकी गैर मौजूदगी में मैंने महसूस किया कि रिश्तों की गोंद धीरे धीरे सूख रही है। बड़े बेटे ने शादी कर ली और अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। उसकी पत्नी, जो शुरू में शालीन और आदरपूर्ण लगती थी, धीरे धीरे अपने रंग दिखाने लगी। संकेतों में, नजरों में और कभी कभी स्पष्ट शब्दों में। मैंने कई बार अनदेखा किया। जब खाने की मेज पर मेरे लिए खाना देर से आता, जब बातें मुझसे ज्यादा मोबाइल से की जातीं, जब घर के फैसले बिना मुझे बताए हो जाते, मैंने बस सिर झुका लिया, यह सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता था कि बहस करने से केवल दूरी बढ़ती है और मैं अपने ही घर में दूरी नहीं चाहता था। छोटा बेटा शहर से बाहर काम करता है। वह महीने में 1-2 बार आता है और हर बार उसकी आंखों में मेरे लिए वही पुराना अपनापन दिखता है। पर वह यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकता और शायद उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। इसलिए मेरे रोज के दिन बड़े बेटे और उसकी पत्नी के साथ ही बीतते हैं। शुरू में मैंने सोचा था कि यह सहवास मेरे बुढ़ापे को आसान बना देगा। मेरा अनुभव, उनकी ऊर्जा, दोनों मिलकर घर को खुशहाल रखेंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। उनके साथ रहते हुए मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मैं इस घर में एक मेहमान जैसा हो गया हूं। वह मेहमान जो लंबे समय से ठहरा है और जिसकी मौजूदगी अब बोझ लगने लगी है। मेरे कमरे की सफाई कम होने लगी। मेरी पसंद नापसंद की परवाह कोई नहीं करता और मेरी राय सिर्फ तब ली जाती जब कोई औपचारिकता निभानी होती। एक बार मैंने अनजाने में रसोई में रखी चीनी की डिब्बी में से थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। शाम को सुनने को मिला कि संसाधन बचाने चाहिए, जैसे मैं कोई लापरवाह बच्चा हूं। यह एक छोटी सी बात थी, पर मुझे भीतर तक चुभ गई। यह घर कभी मेरा गर्व था, अब वह जगह बन गया था जहां मुझे हर सांस माप कर लेनी पड़ती थी। मैंने अपने जीवन में कई बार अपमान झेला है। मंडी में जब बोली हार गया, बैंक से कर्ज लेने पर शक की निगाहें मिलीं, या गांव में किसी अफवाह ने मेरी प्रतिष्ठा पर धूल डाली। पर उन सब में मैं जानता था कि मैं लड़ सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। यहां, अपने ही घर में लड़ने का मतलब था अपने ही रिश्तों को तोड़ना, और यह सोचकर मैं हर बार चुप रह जाता। उस दिन जब मेरे बेटे ने बिना झिझक मुझे बेकार बूढ़ा कहा, यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, यह एक मुहर थी जो वर्षों के छोटे छोटे अनादरों पर लगी थी। जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है। मैंने अपनी चुप्पी में उस शब्द को रखा, जैसे कोई किसान सूखे बीज को अंधेरे में सुरक्षित रखता है, सही मौसम के इंतजार में। मैं जानता था कि मौसम आएगा और जब आएगा तो यह बीज जड़ पकड़ लेगा। समय किसी बहते हुए पानी की तरह होता है, धीरे धीरे पत्थर को भी काट देता है। मेरे जीवन में भी यह बहाव लगातार था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी दिशा ऐसी हो गई थी कि हर लहर मेरे आत्मसम्मान की दीवार से टकराने लगी। शुरू में यह हल्की थी, जैसे कोई बच्चा खेल खेल में कंकड़ फेंक रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वे कंकड़ बड़े पत्थरों में बदल गए। पहले तो बातों में बदलाव आया। अब मुझे मेरे नाम से कम और संबोधनों से ज्यादा पुकारा जाने लगा। वो कमरे वाला, बूढ़ा, या ये, जैसे मैं कोई वस्तु हूं, व्यक्ति नहीं। मैं सुबह उठकर जब आंगन में झाड़ू लगाता या तुलसी को पानी देता, तो पीठ पीछे फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी यह कहा जाता कि मैं काम करने में धीमा हूं, कभी यह कि मैं अब घर के बड़े खर्च का हिस्सा नहीं हूं। रसोई का खाना अब पहले जैसा स्वाद नहीं रखता था। नहीं, यह कमला के हाथ की कमी मात्र नहीं थी, यह उस अदृश्य परत का स्वाद था जिसमें अनदेखी और अनचाही मौजूदगी घुली हुई थी। कई बार मुझे खाने की थाली सबसे अंत में मिलती, जब सब खा चुके होते। मैं यह सोचकर चुप रहता कि शायद यह संयोग है, लेकिन संयोग बार बार होने लगे तो वह व्यवस्था बन जाता है। मेरे कमरे की अलमारी में रखी चीजें भी अब बिना मेरी अनुमति के इधर उधर होने लगीं। कभी तौलिए गायब, कभी पुराना रेडियो,
कभी मेरी पसंद का पीतल का लोटा। पूछने पर सिर्फ इतना कहा जाता कि जरूरत थी या हमने रख दिया। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता था, बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन मैंने अपनी आदत के मुताबिक बस सिर झुका लिया। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो बात तकरार में बदल जाएगी, और तकरार में बुजुर्ग की आवाज हमेशा हार जाती है। फिर वित्तीय मामलों में मेरी हिस्सेदारी कम होने लगी। पहले जब भी घर में बड़ा खर्च आता मुझसे सलाह ली जाती थी। अब फैसले सीधे हो जाते और मुझे बाद में पता चलता। बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत का खर्च, इन सब में मेरा योगदान सिर्फ चेक पर हस्ताक्षर करने तक सीमित हो गया। मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे बैंक खाते से पैसे ऐसे निकल रहे हैं जैसे कुएं से बिना बाल्टी के पानी खींचा जा रहा हो। आपको पता भी नहीं चलता, पर गहराई घटती जाती है। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पुराने खेत के कागज, जो मैंने हमेशा अलग अलमारी में रखे थे, वहां नहीं थे। पूछने पर कहा गया कि वे सुरक्षित जगह रख दिए गए हैं। सुरक्षित जगह का मतलब मुझे समझ आ गया था। अब वे मेरी पहुंच से बाहर हैं। यह सिर्फ दस्तावेज नहीं थे, यह मेरी मेहनत, मेरी जड़ों और मेरे अस्तित्व का प्रमाण थे। मुझे याद है, एक शाम जब मैं मंदिर से लौट रहा था, आंगन में रोशनी जल रही थी और चाय की महक थी। मैं दरवाजे के पास रुका क्योंकि अंदर से बातों की आवाज आ रही थी, मेरे बेटे और उसकी पत्नी के बीच। उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। चर्चा मेरी जरूरतों, मेरी जगह और मेरे भविष्य के बारे में थी। वाक्य छोटे थे, पर उनमें तलवार की धार थी। उनमें यह तय हो रहा था कि घर के किस हिस्से में कौन रहेगा और कब मैं अपनी जगह किसी और के लिए छोड़ दूंगा। उस दिन मैंने पहली बार अपने भीतर एक गहरी ठंडक महसूस की। यह डर नहीं था, यह क्रोध भी नहीं था। यह वह चुप्पी थी जो सिर्फ तब आती है जब इंसान समझ जाता है कि अब शब्दों से कुछ बदलने वाला नहीं है। छोटे छोटे अपमान रोज का हिस्सा बन गए। सुबह की चाय कभी मीठी नहीं होती, जैसे चीनी डालना भूल गए हों। कपड़े धोने में मेरी धोती अलग से नहीं धुलती, बल्कि बाकी कपड़ों के साथ घुल मिलकर अपनी सफेदी खो देती। मेरी पसंदीदा पुरानी चारपाई को बिना बताए स्टोर रूम में डाल दिया गया, यह कहकर कि नई सोफा कम बेड है, अब इसकी जरूरत नहीं। एक और घटना मुझे आज भी याद है। घर में एक पारिवारिक समारोह था, मेरे पोते का जन्मदिन। पूरे घर में सजावट थी, लाइटें टंगी थीं और गली में भी रौनक थी। मेहमान आ रहे थे, हंसी ठिठोली हो रही थी। मैंने सोचा कि यह दिन तो मेरा भी है, आखिर यह मेरा ही घर है, मेरा ही पोता। लेकिन जब मैं आंगन में पहुंचा तो मुझे कोने में एक कुर्सी पर बिठा दिया गया, जैसे कोई औपचारिक सजावट का हिस्सा हो। लोग आते, नमस्ते करते और आगे बढ़ जाते। तस्वीरें खींची गईं, लेकिन उनमें मैं नहीं था। मैंने वहां बैठकर सब देखा। केक कटा, मोमबत्तियां बुझीं, हंसी के बीच शोर बढ़ता गया, और मैं अपने ही घर में एक दर्शक बनकर रह गया। किसी ने मेरी राय नहीं पूछी, किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, और किसी ने यह नहीं कहा कि पिताजी आप भी आइए। यह वह क्षण था जब मुझे लगा कि मेरी परछाई भी अब इस घर में अनचाही हो गई है। धीरे धीरे मुझे हर जगह महसूस होने लगा कि मैं एक बोझ हूं, बातों में, जगह में, खर्च में, यहां तक कि माहौल में भी। मेरे अपने बेटे के चेहरे पर अब धैर्य की जगह एक अधीरता थी, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि मैं खुद ही कोई निर्णय ले लूं और उसकी राह आसान कर दूं। लेकिन मैं जानता था कि निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। मैं वह किसान हूं जो तब तक फसल नहीं काटता जब तक अनाज पूरी तरह पक न जाए। मेरे भीतर का संकल्प अब भी पका नहीं था, लेकिन मैं रोज उसके पकने की आहट सुन रहा था। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि तेज हवाओं से लड़ने के लिए दीवार नहीं, दिशा बदलनी पड़ती है। मैं जानता था कि मेरे बेटे और उसकी पत्नी के मन में जो जगह मेरे लिए बची है, वह सिर्फ एक औपचारिक कोना है जिसे वे किसी भी दिन हटा सकते हैं। लेकिन मैंने यह भी जाना कि असली ताकत कभी दिखाने में नहीं, छुपाकर रखने में होती है, जब तक कि सही समय न आ जाए। उस दिन के बाद जब उन्होंने मुझे बेकार बूढ़ा कहा, मैंने अपने भीतर के हिसाब की किताब खोल दी। यह किताब बैंक की नहीं थी, यह वह किताब थी जिसमें हर छोटे बड़े अपमान, हर अनदेखी और हर अनकही बात का ब्यौरा दर्ज था। मैंने सबसे पहले अपने दस्तावेजों का जायजा लिया। लोहे की छोटी पेटी में रखी जमीन के कागज, मकान के रजिस्ट्री पेपर, बैंक के पासबुक और बीमा के दस्तावेज, ये सब मेरी उंगलियों से गुजरे।
जैसे कोई पुजारी अपनी माला के मनकों को परखता है। मैंने एक एक को साफ कपड़े से पोंछा और नए कवर में बंद किया। पुराने खाते देखे, कहाँ से कितना आता है, कहाँ कितना गया, और एक अलग डायरी में साफ साफ लिख लिया। फिर मैंने अपने भरोसेमंद वकील सुरेश मल्होत्रा को फोन किया। वह मेरे पुराने परिचित थे और जानते थे कि मैं बिना वजह कभी कानूनी रास्ता नहीं अपनाता। मैंने उनसे मुलाकात तय की और दोपहर में उनके ऑफिस गया। वहां मैंने उन्हें अपनी जमीन, मकान और बाकी संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी दी। मैंने स्पष्ट कहा, मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरे नाम पर ही रहे, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार आगे इस्तेमाल हो। उन्होंने समझ लिया कि मैं क्या करना चाहता हूं। हमने मिलकर एक नया वसीयतनामा तैयार किया। इसमें साफ लिखा गया कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा छोटे बेटे और उसके परिवार के नाम होगा और आधा एक ट्रस्ट को, जो गांव में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है। बड़े बेटे के नाम पर एक भी इंच जमीन या पैसा नहीं जाएगा, सिर्फ एक औपचारिक स्मृति चिन्ह। मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उन्हें सुरक्षित वकील के लॉकर में रखवा दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न छोटे बेटे को, न किसी रिश्तेदार को। यह मेरा मौन प्रतिशोध था, जो किसी को पता नहीं चलेगा जब तक समय न आए। इसके बाद मैंने घर के बैंक खाते से अपनी पेंशन और बचत का एक हिस्सा निकाल लिया और अलग खाते में जमा कर दिया। वह खाता जो सिर्फ मेरे नाम पर था और जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। यह पैसा मेरे आगे के कदमों के लिए जरूरी था। मैंने अपने व्यवहार में भी बदलाव किया। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हर चीज ध्यान से देखता। किस दिन कौन सा बिल आता है, किससे कौन सी बात होती है, घर में कौन सा सामान आता है, सब मैं चुपचाप नोट करता। मेरी चुप्पी अब बोझ नहीं थी, यह एक ढाल थी। एक दिन मैंने पुराने मित्र रमेश को बुलाया, जो रियल एस्टेट के काम में था। मैंने उसे आंगन में बिठाकर चाय दी और सामान्य बातचीत शुरू की। बीच में मैंने पूछा कि इस इलाके में मकानों की कीमत कितनी बढ़ गई है। उसने बताया कि पिछले 5 साल में दोगुनी हो चुकी है। मैंने बस सिर हिलाया, लेकिन मन में तय कर लिया कि समय आने पर यह भी मेरे हथियारों में से एक होगा। धीरे धीरे मैंने अपने लिए बाहर के रिश्तों को मजबूत करना शुरू किया। पुराने कारोबारी साथी, मंदिर के पुजारी, पड़ोस के विश्वस्त लोग, सबसे संबंध फिर से गहरे किए। मैं जानता था कि अगर मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो अकेले नहीं, भरोसे के घेरे में उठाना है। घर में मैं अपनी भूमिका निभाता रहा। कभी किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया, कभी आवाज ऊंची नहीं की। मैंने उनके मन में यह विश्वास बनाए रखा कि मैं निष्क्रिय हूं, कि मैं उनके फैसलों का विरोध नहीं करूंगा। उन्हें लगने लगा कि मैं सचमुच बेकार हो गया हूं, और यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था। मेरे भीतर हर दिन एक ठंडी योजना आकार ले रही थी। धीरे धीरे, जैसे बरसात में तालाब भरता है, कोई शोर नहीं, बस सतह के नीचे गहराई बढ़ती जाती है। मैं जानता था कि जब समय आएगा तो मेरा कदम इतना सटीक होगा कि उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बरगद के पेड़ को देखा। उसके नीचे सालों पहले मैंने अपने बेटे को झूला झुलाया था। अब वही पेड़ स्थिर खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थीं और उसकी छाया विस्तृत। मुझे लगा मैं भी उसी पेड़ जैसा हूं, जड़ें इतनी गहरी कि कोई आंधी उखाड़ न सके, और छाया इतनी चौड़ी कि जिसे चाहूं उसी को मिले। मेरे मौन प्रतिशोध का पहला कदम उठ चुका था और किसी को पता भी नहीं था। सवेरा वैसा ही था, नीम की छाह, केतली की भाप, बरगद के पत्तों की धीमी सरसराहट, लेकिन मेरे भीतर एक शांत निर्णय पूरी तरह पक चुका था। रात भर पलटते हुए मैंने अपने कदमों की धुन सुनी थी। वे कदम किसी क्रोध की ओर नहीं, व्यवस्था की ओर जा रहे थे। मैंने पुरानी अलमारी की सबसे ऊपर वाली शेल्फ से नीले कवर में बंद फाइल उठाई, धूल झाड़ी और अंदर रखे कागजों की ठंडी खड़खड़ाहट को आखिरी बार हथेलियों में महसूस किया। कागज ठंडे थे, पर उनमें मेरी गर्म उम्र की सारी आंच दर्ज थी। घरों की ईंटें, खेतों की मेंढ, पसीने का नमक और अपमान की राख। मैंने चाय थोड़ी कड़क बनाई, अदरक कुछ ज्यादा डाली और मन के भीतर की सर्दी पर धुआं सा खींच दिया। घर बांसुरी की तरह खामोश था। खामोशी में भी मुझे अपनी पत्नी का नाम सुनाई देता था, कमला, जो अब सिर्फ साड़ी की महक में रह गई है। आज उसका श्राद्ध नहीं, पर एक तरह से उसके नाम ही पूरा दिन समर्पित होगा, क्योंकि जो कुछ मैं करने जा रहा था वह उस स्त्री की इज्जत के लिए था जिसने इस घर में सम्मान को नमक की तरह घोल कर रखा था। मैं मंदिर गया।
रास्ते में वही दूध वाले की घंटी, वही अखबार वाले का रफ्तार से चलता साइकिल, वही सड़क किनारे पाव भाजी की गंध, सब रोज जैसा, पर भीतर का मौसम बिल्कुल अलग। मैंने देवी को प्रणाम किया, पीतल की घंटी को बस उंगलियों से छुआ और मन ही मन एक वाक्य दोहराया, समय आ गया है। लौटते में बाजार की भीड़ में कई पुराने चेहरे मिले, आंखें मिली, सिर झुके और समझदारी की छोटी सी मुस्कान अदला बदली हुई। कोई शब्द नहीं, क्योंकि शब्दों का समय अब बीत चुका था। मैंने घर के आंगन को झाड़ा, तुलसी को पानी दिया और नीम के नीचे पायदान को धूप में उल्टा करके रख दिया। यह मेरा रोज का क्रम है, पर आज इस क्रम में अर्थ और मोटा हो गया था। भीतर कमरे में गया, फाइल को थैले में रखा और लोहे की पेटी पर हथेली रखकर चंद सांसें लीं, जैसे किसी पुराने साथी से कहा हो, अब तू अपनी जगह पर ही रह, आगे का रास्ता मैं अकेला चलूंगा। दोपहर होते होते घर में रोज का शोर लौट आया। बर्तन की छनक, मोबाइल की टनक और कदमों की वह चाल, जिसमें मेरे लिए जगह कम होती जा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर अपने कमरे में बैठा रहा। शाम ढलने जब गली की रोशनी जलती है और छतों पर धुआं ऊपर उठता है, मैंने अपना सफेद कुर्ता पहना, झोला कंधे पर लिया और धीमे कदमों से बाहर निकल आया। वकील के कार्यालय में पहले से सूचना थी। कांच के दरवाजे के भीतर धूल कम थी, पर दस्तावेजों की गंध वही, कागज, स्याही और पुराने फैसलों की छाप। मैंने बैठकर आखिरी कागज देखे, नोटरी की मुहर, तारीख, गवाहित, सब सटीक। वसीयतनामा सुरक्षित था, ट्रस्ट के लिए अलग फाइल तय थी, छोटे बेटे के हिस्से के लिए साफ लेख था, बड़े बेटे के लिए वही औपचारिक स्मृति, मेरी पत्नी की एक फ्रेम की हुई तस्वीर और घर की देहरी से उठा हुआ एक पत्थर। मैंने हस्ताक्षर पर उंगलियां फेरकर मन ही मन कहा, यही न्याय है। ऊंची आवाज नहीं, पर साफ लकीर। इसके बाद दूसरा काम। रमेश पहले ही इंतजार में था। मैंने कागज बढ़ाए, मकान की बयाना रसीद, अग्रिम राशि जमा और कब्जा हस्तांतरण की तारीख जो 1 महीने बाद की रखी थी। क्रय विक्रय का यह खेल मैंने उम्र भर बिना हड़बड़ी के खेला है। आज भी वही नियम। रकम का बड़ा हिस्सा उस खाते में जाएगा जिसका पता मुझे छोड़ किसी को नहीं। शेष का एक भाग ट्रस्ट को, कमला के नाम पर, ताकि जिन बच्चों की थाली खाली रहती है उनके हिस्से की दाल उबलती रहे। सब हो जाने के बाद ऑफिस की ठंडक से बाहर निकला तो शाम का रंग हल्का बैंगनी था। सड़क पर ठेले वाले ने गरम जलेबी निकालनी शुरू की। भट्ठी की आंच से हवा मीठी हो गई। मैंने एक प्लेट ली, अकेले खड़ा होकर धीरे धीरे खाई और सोचा, मीठा तब सबसे ज्यादा लगता है जब मन में नमक संतुलित हो। मेरी चुप्पी में वर्षों से जमा नमक आज बराबरी पर आया था। मीठे ने उसका हाथ थाम लिया था। घर लौटते वक्त बरामदे में वही कुर्सियां थीं, वही रोशनी, वही अनदेखी निगाहें। मैंने जूते उतारे, पायदान पर धीरे से पांव पोंछे और कमरे में जाकर थैला अलमारी में सटा दिया। रात की रसोई में मेरे हिस्से की थाली देर से आई, जैसी अक्सर आती है। मैंने बिना कुछ कहे खा लिया। खाना फीका था, पर भीतर का स्वाद अब किसी और चीज का था, निर्णय का और उस सन्नाटे का जिसमें आदमी अपने कंधों पर अपना ही हाथ रखता है। अगली सुबह मैंने हर काम रोज जैसा किया। आंगन की पत्तियां, नीम का साया, चाय की भाप, मंदिर की घंटियां और फिर बैठक में रखी पुरानी पीतल की घंटी उठाकर साफ कर दी। यह घंटी कभी कमला ने खरीदी थी। त्योहारों में, पूजा में, बच्चों की जीत पर और मेरी वापसी पर यह बजती थी। मैंने उसे चमकाकर मेज पर रख दिया, जैसे किसी पन्ने के शीर्षक को गाढ़े अक्षरों में लिख दिया हो। दोपहर में मैंने कागज पन्ने मेज पर सजा दिए। रसीदें, बैंक का स्टेटमेंट, वकील की रसीद और एक छोटा सा लिफाफा जिसमें कमला की तस्वीर की प्रति और देहरी का पत्थर था। कोई भाषण नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई कटु शब्द नहीं। कमरे में हल्की ठंडक थी। खिड़की के बाहर बरगद की छाया दीवार पर चुपचाप हिल रही थी, जैसे सहमत हो। वे कमरे में आए। उनकी चाल में रोज जैसा ही विश्वास था कि घर, चीजें, फैसले सब उनकी मुट्ठी में हैं। मैंने नजर भर कर देखा। उन चेहरों पर वह व्यस्तता थी जो संबंधों की कीमत को अंक में तौलती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उंगलियों से कागजों को थोड़ी सी जगह दी ताकि हवा चल सके और स्याही की गंध साफ साफ महसूस हो। शब्दों का समय नहीं था, पर अर्थ का समय था। अर्थ वहीं मेज पर रखा था। कब्जा हस्तांतरण की तारीख, रकम की रसीदें, खाते के नंबर और वह वसीयत जिसके अक्षर
देहाती सादगी में भी पहाड़ की तरह अडिग थे। उनके चेहरों पर जो रंग बदला वह मेरे लिए नहीं, समय के लिए था। समय जो अंत में हमेशा वही करवाता है जिसके लिए आप चुपचाप तैयारी करते हैं। मेरी चुप्पी ने वर्षों तक जो संचय किया था, आज उसी की फसल कटी। मैंने बस सिर झुका लिया, न झुककर हार मानी, न झुककर दया मांगी। यह वही झुकना था जो किसान पहली मेढ़ पर करता है, जो शिल्पकार लकड़ी की पहली चोट पर करता है, जो पुजारी दीपक की लौ के सामने करता है। यह झुकना संकल्प का था। कमरे में कोई शोर नहीं हुआ। शोर केवल भीतर उठता और भीतर ही समा जाता रहा। किसी के होंठ हिले होंगे, कोई स्पष्टीकरण तलाशा होगा, कोई पुरानी सेवा गिनानी चाहिए होगी। पर आज माप का पैमाना बदल चुका था। सम्मान की धुरी मेरे हाथ में लौट आई थी और मैं उसे किसी भी बहस की मेज पर नहीं रखता। मैंने धीरे से पीतल की घंटी उठाई, एक बार बजाई। आवाज साफ थी, स्थिर, और दीवारों से टकराकर वापस मेरे सीने में उतरी। यह संकेत था, न किसी के लिए अपमान, न किसी के लिए प्रदर्शन, बस एक संकेत कि अब घर, नाम, देहरी, दस्तावेज सब अपने सही स्थान पर हैं। उसके बाद मैंने बरगद के नीचे बैठकर 2 पन्नों पर कुछ पंक्तियां लिखीं। पहली पंक्तियां कमला के नाम थीं कि आज घर की देहरी ने उसका नाम फिर से पहना है, जैसे साड़ी का किनारा। कि जिन बच्चों के लिए वह चिंतित रहती थी, उनके हिस्से की किताबें अब समय पर खुलेगी। कि जिन बच्चों ने मुझे बेकार समझा, उनके लिए इतिहास ने एक खाली पन्ना छोड़ दिया है, जिस पर वे चाहे तो नई लिखावट सीख लें। दूसरी पंक्तियां छोटे बेटे के नाम कि हिस्से की बात कागज में दर्ज है, पर असली हिस्सेदारी उस आदर की है जो पिता के माथे पर रखा जाता है। अगर वह आदर उसके घर में बचेगा तो यह कागज उसके हाथ में फूल की तरह हल्का रहेगा। शाम तक घर की हवा बदल गई। जो आवाजें रोज मेरे खिलाफ एक अदृश्य तर्क बनाती थीं, वे अब अपने आप से उलझ रही थीं। बरामदे की रोशनी में मेरी परछाई पहले से लंबी दिख रही थी। शायद क्योंकि सूर्य झुका नहीं था, मैं था, और झुककर आदमी अक्सर ऊंचा हो जाता है। मैंने रात को अपना बिस्तर वैसे ही लगाया जैसे हर रात लगाता हूं। साफ चादर, सिरहाने के पास नींद की छोटी सी दवा और अलमारी के भीतर थैला। नींद आई, पर उससे पहले एक हल्की सी मुस्कान भी आई। यह मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, यह उस संतुलन की थी जिसमें न्याय और करुणा एक ही आसन पर साथ बैठते हैं। अगले दिनों में औपचारिकताएं चलेंगी, कुर्की नहीं, शांति, हंगामा नहीं, हस्तांतरण, कटुता नहीं, दूरी। मैं शायद किसी छोटे शांत कस्बे में चला जाऊंगा, जहां सुबह मंदिर की घंटी धीरे बजती है, जहां चाय वाले की भाप में बातचीत का नम्रपन घुला रहता है, जहां नदी किनारे पीतल का लोटा भरते समय आदमी अपनी उम्र की लकीरों में पानी का ठंडा स्पर्श महसूस करता है। वहां मैं कमला की तस्वीर को रोशनी के पास रख दूंगा और हर शाम पीतल की यही घंटी बजाऊंगा। मैं जानता हूं, लोग कहेंगे कि बूढ़े ने कठोर फैसला किया, पर जो लोग लकड़ी की सतह को हाथ से घिसकर चिकना बनाते हैं, वे जानते हैं कि कठोरता और नरमी एक ही काम के 2 औजार हैं। फर्क सिर्फ इतना कि कौन सा औजार कब उठाना है। मैंने सही समय पर सही औजार उठाया। मेरे अपने बेटे ने मुझे बेकार कहा था, मैंने उसके शब्द को ही अपना औजार बना लिया। उसी से उस शाख को छांट दिया जहां से छाया कड़वी हो गई थी। अब बरगद पहले जैसा स्थिर है, उसकी जड़ें वही हैं, पर छाया में मिठास लौट आई है। और मैं उसी छाया में बैठा चुपचाप सोचता हूं, कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वह होती है जो बिल्कुल नहीं सुनाई देती। अगले हफ्तों में घर की हवा बदलने लगी, जैसे बरसात के बाद मिट्टी का रंग बदलता है, धीरे लेकिन पूरी तरह। सुबह वही थी, नीम के पत्तों पर ओस की बूंदें, चाय की भाप, दूर मंदिर की घंटी, पर उनके बीच अब एक हल्की सी खाली जगह महसूस होती थी। जहां पहले ताने और अनकहे आदेश तैरते थे, अब वह जगह चुप्पी से भरी थी, और वह चुप्पी मेरे पक्ष में थी। बड़ा बेटा घर में पहले की तरह आता जाता था, लेकिन उसकी नजर अब मुझ पर सीधी नहीं टिकती थी। वह जल्दी जल्दी बात करता, दस्तावेजों से बचने की कोशिश करता, और हर आवाज में एक हल्का सा खिंचाव महसूस होता, जैसे कोई आदमी अपने ही जाल से निकलने का रास्ता खोज रहा हो। मैं बस सिर झुका देता। मैंने कुछ नहीं कहा, अब आदत बन चुका था। पर इस बार वह चुप्पी तलवार नहीं, दीवार थी। छोटा बेटा 1-2 बार मिलने आया। उसकी आंखों में उलझन थी, कृतज्ञता और डर का अजीब सा मिश्रण। उसने धीरे से कहा, बाबा, आप जैसा ठीक समझें। मैंने सिर्फ इतना कहा,
समझ तो अब साफ हो गई है। उसके लिए वसीयत में जो हिस्सा रखा था वह उसके स्वभाव की तरह ही साफ और सीधा था। मेरे मन में यही था, अगर वह इज्जत बचा सका तो यह हिस्सा उसके जीवन का आधार बनेगा, अगर नहीं तो कागज का बोझ रहेगा। ट्रस्ट का काम शुरू हो गया। मैंने कस्बे के स्कूल के मास्टर को बुलाया, जो कमला को भी जानता था। हमने बैठकर योजना बनाई। दूध और दाल बच्चों तक पहुंचे, स्कूल की किताबें समय पर आईं, और त्योहारों पर उन्हें भी वही मिठाई मिले जो बाजार में बिकती है। यह ट्रस्ट मेरी चुप्पी का दूसरा चेहरा था, जहां मैंने अपना अपमान ताकत में बदलकर किसी और की भूख मिटाने में लगाया। गांव के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। बाबा ने बड़ा सही किया। देखा, चुप आदमी का वार सबसे गहरा होता है। पर मैं इन वाक्यों में न आनंद लेता न गर्व। बस बरगद के नीचे बैठा, लोटे में पानी भरता और सोचता, जो काम करना हो वह बिना ढोल नगाड़े होना चाहिए, तभी उसका असर लंबा रहता है। एक दिन दोपहर में, जब घर लगभग खाली था, मैंने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें कमला की साड़ी का आखिरी टुकड़ा रखा था, पीले रंग का, जिसमें लाल किनारा था। मैंने उसे निकाला, झाड़ा और अलमारी के ऊपर रख दिया। यह मेरा अपना चुपचाप का संकेत था कि इस घर की असली इज्जत अब उसी के रंग में ढकी रहेगी। शाम को बड़े बेटे ने हल्के स्वर में मुझसे कहा कि शायद मैंने ज्यादा सख्ती कर दी। मैंने बस उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वही मुस्कान जिसमें कोई जवाब नहीं, बस आईना होता है। उसे शायद पहली बार समझ आया कि यह बूढ़ा अब सिर्फ बाप नहीं, अपने फैसलों का मालिक भी है। समय बीतने लगा। दस्तावेजों की तारीखें करीब आ गईं। हस्तांतरण के दिन मैं सफेद कुर्ता पहनकर, झोला कंधे पर डालकर वकील के दफ्तर पहुंचा। वहां सब तैयार था, मुहर, हस्ताक्षर, गवाह। मैंने हर पन्ने पर अपना नाम ऐसे लिखा जैसे किसान खेत में आखिरी बीज डालता है, जानते हुए कि अब फसल समय पर उगेगी। वापसी में बाजार की भीड़ में से होकर गुजरा। हलवाई की दुकान से जलेबी की महक आई। मैंने एक प्लेट ली और धीरे धीरे खाई। मिठास गहरी थी, पर उसके नीचे एक हल्की सी कड़वाहट थी, याद दिलाने के लिए कि न्याय का स्वाद कभी भी पूरी तरह मीठा नहीं होता। उसमें सच की तीखी धार हमेशा रहती है। घर लौटकर बरगद के नीचे बैठा। मैंने पीतल की घंटी एक बार फिर बजाई। आवाज वैसी ही थी, साफ, गूंजती और लौटकर मेरे भीतर उतरती हुई। यह मेरी जीत का ऐलान नहीं था, यह मेरी शांति का प्रमाण था। और उसी शाम मैंने तय कर लिया, जल्दी ही मैं इस घर से निकल जाऊंगा। एक छोटे से कस्बे में, नदी किनारे, जहां सुबह की पहली रोशनी पानी पर नाचती है और चाय के कप से भाप आसमान में घुल जाती है, वहां मैं कमला की तस्वीर को खिड़की के पास रखूंगा और हर दिन वही घंटी बजाऊंगा। क्योंकि अब मैं जानता हूं, सबसे गहरी आवाज वही होती है जो चुप्पी में पैदा होती है। और मैंने अपनी चुप्पी को इतना गहरा बना लिया है कि उसमें कोई भी तूफान डूब जाए। बरसात का मौसम आ गया था। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने पुराने ऊनी कंबल को फैला दिया हो। हवा में मिट्टी और गीले पत्तों की गंध थी, और घर की छत पर बारिश की पहली बूंदों की टपटप जैसे मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रही हो। मैंने आंगन में रखी चारपाई पर बैठकर चाय का कप हाथ में लिया। दूर गली में बच्चे कागज की नाव बहा रहे थे और उनकी हंसी बारिश की आवाज में घुल रही थी। इतने बरसों में मैंने सीखा है, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर कुछ बातें हमेशा वैसी ही रहती हैं। जैसे अपमान का घाव, वह समय के साथ भरता नहीं, बल्कि बस अंदर गहराई में छिप जाता है। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। बड़े बेटे की चाल धीमी हो गई थी और उसकी बातें नाप तौल कर निकलती थीं। न बहस, न बहाना, बस एक सतर्क सी चुप्पी। वह जानता था कि दस्तावेज बदल चुके हैं और मेरा फैसला पत्थर पर लकीर है। छोटा बेटा कभी कभी आता और मेरी आंखों में सीधे देखता। उसमें वह बेबाकी थी जो अक्सर उन लोगों में होती है जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं, पर कमाने के लिए ईमान बाकी है। उसकी मदद ट्रस्ट के काम में बढ़ने लगी। हम गांव के स्कूलों में जाकर बच्चों के लिए बरसाती और किताबें बांटते। छोटे छोटे हाथ जब किताबें पकड़ते तो मुझे लगता जैसे मैं अपने अतीत का एक टुकड़ा उन्हें सौंप रहा हूं। वह टुकड़ा जो मेहनत, ईमानदारी और चुपचाप की ताकत से बना था। एक दिन बरसात के बीच बड़े बेटे की पत्नी ने आंगन में आते हुए धीरे से कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए।
उसके स्वर में पश्चाताप था या सिर्फ डर, ये मैं नहीं जानता। मैंने चाय की चुस्की ली और बरगद की ओर देखा। बरगद कुछ नहीं बोलता, पर उसकी जड़ें सब समझती हैं। मैंने भी कुछ नहीं कहा। कभी कभी खामोशी ही सबसे लंबा जवाब होती है। शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज बारिश में और गहरी हो गई। मैंने दरवाजा खोला, बाहर खड़ा होकर पानी की धार को हथेलियों में महसूस किया। बूंदों की ठंडक में एक अजीब सी गर्मी थी। गर्मी इस बात की कि मैंने अपने हिस्से का न्याय खुद अपने हाथों से लिखा था। अब मेरा मन कस्बे की उस नदी के किनारे बसने का और भी पक्का हो गया था। वहां हर सुबह पानी की लहरों में सूरज का प्रतिबिंब देखना और शाम को आकाश में चिड़ियों के झुंड का लौटना, यही मेरा नया जीवन होगा। मेरे लिए जीत का मतलब कभी किसी को हराना नहीं रहा। जीत का मतलब है अपने अंदर की इज्जत को जिंदा रखना, और जब तक यह इज्जत जिंदा है, मैं जानता हूं मैं कभी बेकार बूढ़ा नहीं बन सकता। बरसों की आदत थी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना। उस दिन भी मैं वैसे ही उठा, लेकिन मन में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे किसी ने मेरे कंधों से एक पुराना बोझ उतार दिया हो। आंगन में चाय का पानी चढ़ाया, अदरक कूटी और मसाले की खुशबू हवा में फैल गई। ये वही महक थी जो कमला को बहुत पसंद थी। आज का दिन अलग था। मैंने अपना छोटा सा सामान बांध लिया था। एक लोहे का ट्रंक, कुछ पुराने कपड़े, कमला की तस्वीर, पीतल की घंटी और वह पीली साड़ी का टुकड़ा। बाकी सब यहीं छोड़ देना था, क्योंकि घर ईंट और गाड़े का होता है, पर अपना असली घर हम अपने भीतर लेकर चलते हैं। छोटा बेटा आया। उसके हाथ में दूध और जलेबी थी। उसने बिना कुछ कहे वह मेरे ट्रंक के पास रख दी। हमारी आंखें मिली। उसमें कृतज्ञता थी और मेरे भीतर एक शांति जो शब्दों से बड़ी होती है। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरों पर पछतावा था या सिर्फ असमंजस, यह अब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। मैंने बस इतना कहा, इज्जत को संभाल कर रखना, यह सबसे बड़ी विरासत है। फिर सिर झुकाकर बाहर निकल गया। गली में बरगद के पत्ते हवा में सरसराए। दूर मंदिर की घंटी बजी और मैंने भी अपनी छोटी घंटी बजाई। उसकी ध्वनि मेरे कानों में नहीं, दिल में गूंजी। बस अड्डे तक पैदल गया। रास्ते में बच्चों ने बाबा कहकर हाथ हिलाया और मैं मुस्कुराया। ट्रस्ट के स्कूल के कुछ बच्चे भी मिले। उनकी आंखों में वह चमक थी जो भूख मिटने और किताब हाथ में आने के बाद पैदा होती है। कस्बे की बस में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर देखा। खेत, नदी और दूर पहाड़ सब धीरे धीरे पास आ रहे थे। मैंने महसूस किया मैं किसी से भाग नहीं रहा था, बल्कि अपने सच्चे घर की ओर लौट रहा था। नदी किनारे पहुंचा तो पानी में सूरज की परछाई नाच रही थी। मैंने कमला की तस्वीर खिड़की के पास रखी, घंटी को दीवार पर टांगा और पीली साड़ी का टुकड़ा उस पर डाल दिया। उस शाम पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरी चुप्पी अब बोझ नहीं, बल्कि एक गीत है। एक ऐसा गीत जो सिर्फ मैं सुन सकता हूं और जो मुझे हर रोज याद दिलाता है कि इज्जत कभी भीख में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और तब मैंने जाना, मेरे जीवन का यह आखिरी अध्याय सबसे सशक्त है।